बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए होंगे और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। जो लोग घर पे छुट्टी मना रहे हैं वो जाहिर सी बात है फैमिली के साथ होते हैं, तो पूरे हफ़्ते काम करने के बाद फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मज़ा आता है। ख़ासतौर पे सुबह का टाइम जो होता है वो या तो आप ये समझ लें कि वीकेंड्स भी एक तरीके की छुट्टियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिन लोगों के ऑफिसेज ऑफ होते हैं सैटरडे को ख़ास तौर पे, उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि वो सैटरडे को भी संडे की तरह मनाते हैं, यानी लेट उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सबसे बढ़ के टीवी देखते हैं। और टीवी पे जब कोई अच्छा शो आ रहा होता है तो वो भी आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनता है। नाज़रीन, हमारी मीडिया की फील्ड्स में मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, एंकरिंग है, इसी तरह एक फ़ील्ड है मॉडलिंग की फ़ील्ड। और अगर हम ये कहें कि जो हम तक जो फ़ैशन पहुंचता है वो दरअसल पहुंचता ही मॉडल्स के थ्रू है। यानी इस वक्त कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ आउट हो गई है, कौन से कलर्स इन हैं, कौन सा स्टाइल इन है, इवन लोग जो है ना मॉडल्स को देख के उनके हेयर स्टाइल, उनकी चीज़ें, उनकी एक्सेसरीज़, ये तमाम चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इसलिए एक मॉडल के अपने लिए अपनी पर्सनल लाइफ भी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है कि फिर अगर कोई मॉडल है तो उसे हर चीज़ अपने प्रोफेशन या एक अपने इमेज के हिसाब से पहननी पड़ती है। फिर कोई चीज़ ऑब्सलीट पहनी नहीं जा सकती, इसलिए कि मॉडल्स जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं फॉर फैशन। तो आज हमने अपने प्रोग्राम के पहले चंक में जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है उनका ताल्लुक़ भी मॉडलिंग की फ़ील्ड से है। इसके अलावा बोलती भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं संदल। अस्सलाम वालेकुम संदल, वेलकम कहते हैं आपको मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी तारीफ़ कर दी कि इतने प्यार से बोलते हैं, जितने प्यार से आप बोलते हैं ना तो दिल करता है कि उससे ज़्यादा प्यार से बोलने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैंने जितने भी आपके शोज़ देखे हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतने फ्रैंकली और अपनायत के साथ बात करते हैं। कोई भी बात करते हैं, आप जब भी किसी भी फील्ड के हवाले से आप बात करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आप ही उस फील्ड के हैं। मुझे हमेशा यही फील हुआ कि मुझे अपनायत होती है जो जब दिल से कोई बात की जाती है। क्योंकि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मेहमान मेरे शो में आते हैं ना तो मेरे दिल में या मेरे जहन में ये होता है कि यार मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत केयरिंग है आप। मैंने ये देखे, मुझे होस्ट लगते ही नहीं आप कि जब मेहमान कोई भी मेरे शो में आया है तो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और उसके बारे में तमाम चीज़ें, उसका पूरा प्रोफाइल बताना जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखिए, आप इतना टाइम निकाल के आज के रोज़ आप यहाँ पे आई हैं तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर एक अच्छा शो या एक अच्छा इंट्रोडक्शन लोगों के सामने जाए। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारा ये मॉर्निंग शो डे फ्रेश के ताउन से पेश किया जाता है। ये डेरी लैंड की प्रोडक्ट है। डे फ्रेश की लैक्टोज फ्री रेंज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे लोग जिन्हें दूध के साथ कोई मसला हो, हज़म करने में प्रॉब्लम हो, वो ये लैक्टोज फ्री रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लैक्टेज एंजाइम ट्रीटेड है, यानी कि ऐसे लोग जिनमें लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है इस दूध के साथ, क्योंकि ये दूध लैक्टेज एंजाइम से ट्रीट होने के बाद इसमें लैक्टोज रहता नहीं है, जिसकी वजह से ये आसानी से हज़म हो जाता है। या जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों ने दूध को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होता है, अब वो ये कह सकते हैं कि से येस टू मिल्क अगेन इन योर लाइफ। इसके अलावा डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं और ये भी आपको बताते चलें कि हम इन फ्लेवर्ड मिल्क से मुख्तलिफ़ किस्म के शेक्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। आज हम आपको स्ट्रॉबेरी बनाना शेक जो है ना वो फ्रेश आपको हम बना के दिखाएंगे और साथ में हमारी जो मेहमान हैं इनको भी हम पेश करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब ये स्टूडियो से हमारे घर जैसा होता है। जब कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिर तवाज़ो ख़ुद अपने हाथ से करने में जो मज़ा आता है, ख़ुद अपने हाथ से चीज़ें बना के जो करने में मज़ा आता है ना, वो रेडीमेड चीज़ों में इतना नहीं आता। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी तमाम चीज़ें बताएंगे और साथ ही साथ जो है ना लैक्टोज फ्री रेंज के साथ साथ डे फ्रेश की UHT और पेस्चराइज्ड रेंज भी है। UHT की शेल्फ़ लाइफ 3 महीने है, जबकि जो पेस्चराइज्ड है उसकी लाइफ 5 डेज़ होती है, यानी वो बॉटल्स में दस्तयाब होता है।
फ्रेश मिल्क होता है, आप 5 दिन के अंदर अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बॉटल ओपन करें या ना करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये डे फ्रेश जो कि डेयरी लाइन प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्ट्स हैं। जी संदल, अब ये बताएं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम जो शुरू करेंगे ना बातचीत, क्योंकि आपको मैंने पहले भी इनवाइट किया था, आप उम्रे पे थी जी, ठीक है, तो अच्छा है जब थोड़ा सा जिक्र उम्रे का होगा ना, तो मेरे इस शो में भी बरकतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाएगा। जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली दफ़ा उम्रा किया आपने? जी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने उम्रा किया है। और जैसे कि हम लोग हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने मिल्क के बारे में बताया, कुछ भी हम अपने अंदर की फीलिंग सब कुछ बता सकते हैं, बट वो जो फीलिंग है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो अल्लाह के घर जब आप जाते हैं तो ये दुनिया, जिस दुनिया से हम जाते हैं, लगता है समझ नहीं आती कि आप कहाँ से आए हैं, ये कौन सी दुनिया थी जहाँ से आप आए हैं। वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है, एक अल्लाह के पास जब आप जाते हैं आप दुनिया भूल जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक बार वो अपना घर ज़रूर दिखाए। आप बिलीव मी कि ये देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं। अच्छा, ये आपको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है? बेशक बेशक। इसका ताल्लुक ना तो पैसे से है ना किसी और चीज़ से है। ये जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है तो वसीले बनते चले जाते हैं और इंसान जो है ना वो खुद ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते बनते हैं कि आप हरम पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं और मेरी सिस्टर जो है ना बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि हमें उम्रा के लिए जाना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम कभी ना किसी और कंट्री में चले जाते थे, उम्रा के लिए नहीं जाते थे। अभी ये हुआ कि मैंने नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे अपने काम से पहले मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये है, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये पूरा करूँ। उसके बाद जो भी दुनिया का है, मुझे नहीं पता कल हो ना हो, कल मैंने रहना कि नहीं रहना, पर मैं अल्लाह के पास जाके ये तो कहूँगी कि ये जो था ये मैं इतना तो मैं करके हूँ, जितनी मैं अपनी औकात से बढ़कर बात नहीं हमेशा करती। मैं कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बैठी, मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि बाजी मुझे उम्रा के लिए जाना है। कहती हैं कि अभी एकदम से। मैंने कहा मुझे 12 रबीउल अव्वल जो है वो मुझे उधर खाना काबा में मुझे जाना है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक फील आ रही, मैंने रोना शुरू कर दिया लिटरली। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती 3 दिन है, 3 दिन के अंदर कहाँ कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, आप आर यू एग्री, आप जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम जाएं? कहती कौन नहीं जाना चाहता। मैंने कहा रुके, मैंने जल्दी से चेंज किया, मैंने चेंज करके मैं पहुंच गई ट्रैवल एजेंट के पास। मैंने जाकर उनको कहा कि ऐसे ऐसे करके मुझे 12 रबीउल अव्वल उधर करना है। उन्होंने कहा कि मैडम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा आप जैसे भी करें, जो भी है, जितना भी अर्जेंट होता है, जो भी होता है आप करें। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप करें। हमने भाई से बात की, महरम वो सारा किया। जी जी। ऐसे हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। सेकंड डे वीज़ा लग के मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया। जैसे ही मेरे सामने व्हाट्सएप आया तो मेरे आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था वीज़ा फॉर उम्रा। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। लेकिन बस ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और आप खुद से जितनी भी कोशिशें कर लें, जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं हो सकता ना, आप जा नहीं सकते। अच्छा मुझे बताएं, आप पहले मतलब हरम शरीफ गई या पहले मदीने गई? क्या पहले हरम। अच्छा पहले हरम। जी हरम शरीफ गए। उधर जाते ही हमने पहले उम्रा किया। और कितने दिन का आपका स्टे रहा? मेरा 21 डेज का था। 21 डेज, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी कम लग रहे थे, वो भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझसे कोई चीज़ छिन रही है, जैसे मेरे जिस्म के साथ से कोई पार्ट, ऐसे लगता है कि कुछ जुदा हो रहा है आपसे। फीलिंग हरम से आने का दिल नहीं चाहता ना? बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। जब मैंने लास्ट डे जब मैंने वापस आना था तो मैंने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 उम्रे कर चुका हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफा जब गया था वो तो फीलिंग्स शायद कोई बयान ही नहीं कर सकता, मैं वही बात ना कि नहीं बता सकते। और जो खाने काबा का हरम का जो ठंडा फर्श है उस पे जो नमाज पढ़ने का मजा है ना, मैं ये भी कहने लगी थी बस वो शायद वो फीलिंग या वो सुकून या वो राहत जो है ना वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब जब हम लोग गए हैं उसके सेकंड थर्ड डे फ्राइडे था, और ख़ास तौर पे फजर के वक्त की जो तलावत होती है तो वो वाकई तो मैं आपको सुनाने लगी। और जो फजर के वक्त की तलावत है जिस तरह से, और क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है अरबी इतनी समझ नहीं सकते,
लेकिन इमाम काबा जब अरबी समझ के जहाँ पे मुश्किलात या ऐसी मतलब तस्करे आते हैं, इमाम साहब जो है ना रोने लगते हैं, मतलब वो उनकी ज़ारो क़तार आंसू निकल रहे होते हैं तलावत करते हुए। बिल्कुल। तब हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से लोग दिल से तलावत करते हैं जो अरबी समझ सकते हैं। एग्जैक्टली, वो अजान जब उधर अजान की आवाज़ आती है तो ऐसे आपको क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है और अजीब सा होता है। आप यकीन करें कि एक जिस तरह खींचना होता है ना, यानी आप खींचे जा रहे होते हैं उस आवाज़ की तरफ, जैसे जैसे अजान मतलब पूरी हो रही होती है, आप फौरन आपके कदम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अच्छा, और निज़ाम ऐसा है कि दुनिया का कोई कारोबार, कोई चीज़, बस पहले अल्लाह अकबर हुआ और हर चीज़ ख़त्म, बंद होनी शुरू हुई, लोग एज इट इज़ छोड़ के निकल जाते हैं कि सीधे सीधे हरम की तरफ जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल भी नहीं देखते। मैं आपको डॉक्टर साहब बताने लगी थी कि मैं फर्स्ट फ्राइडे जब मुझे आया तो मैंने फजर की नमाज के लिए मैं उधर बैठी थी हरम में, तो बादल गरजे, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। वाह, सुभान अल्लाह। बारिश हुई डॉक्टर साहब के, आज जब मैं नमाज पढ़ रही थी फजर की नमाज, तो मेरे इतने तक पानी आ रहा था। वाह। और फजर की नमाज से लेकर 9 बजे तक मैंने तवाफ किया। बारिश में तवाफ करने का बारिश में तवाफ किया और उसमें जो ऐसे लग रहा था कि जैसे खाने काबा की छत से जो पानी गिरता है ना, मैं लेकर आई, वो बहुत वो होता है। मतलब मैं बताऊं ना आपको, क्योंकि मेरे सामने बारिश हो चुकी है, यही फजर के टाइम पे बारिश हुई थी, एंड आई फेल्ट माई सेल्फ सो लकी कि एक तो मौसम बहुत अच्छा और एहराम की हालत में मैं था और बारिश हुई, तो क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पे संदल इन बातों को हम कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मॉडल संदल, और हम इनसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इनकी उम्रा एक्सपीरियंस की, कि कैसी सादत इनको हासिल हुई जब उम्रे पे ये गई हैं। और जाहिर सी बात है, जो शख्स भी जब उसे ये सादत नसीब होती है तो फिर जो जज्बात होते हैं वो शायद अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये बताएं, आप मॉडल हैं, कपड़े और ये तमाम चीज़ें, इतना इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, उम्रे पे जब गई तो शॉपिंग की आपने? डॉक्टर साहब बिल्कुल सच बात तो ये है कि मेरे माइंड में कुछ आया ही नहीं। मैं उधर भूल गई थी कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अल्लाह के घर में हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग, कुछ लेने खरीदने मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ें भी होती हैं। मुझे बस ये था कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे तवाफ़ करना है, मुझे ज़ियारत करनी है, मुझे ये कर। मैं तहज्जुद पे मैं होटल से जो है अपना मूव करती थी, हरम पहुंच जाती थी। अच्छा। ईशा के बाद जो है मैं उधर से आती थी। ईशा के बाद जैसे ही मैं मतलब होटल तक पहुंचती थी तो उसमें ये होता था कि मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं खाना खाती थी, खाना खाने के फौरी बाद जो है नींद आ जाती थी। थोड़ा सा जो भी 3 आवर्स ही मैक्सिमम आपको मिलते हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो बस वो आंख लगती थी तो सुबह ऐसे ही टक से आंख खुद ब खुद खुल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। मुझे टाइम देखने की, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, इतना वो था, मतलब खुद ब खुद से आंख भी खुल जाती थी, सारी चीज़ें। दिल ही नहीं करता था। मैं जितने दिन डॉक्टर साहब हरम में रही हूँ मुझे ऐसे लगता था कि मैं बाहर अगर हरम से बाहर पाँव निकालूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे अंदर एक चीज़। अब इतनी रिलीजियस है, मॉडलिंग की फील्ड में आना कैसे हुआ, मुझे ये बताएं। डॉक्टर साहब ये भी एक अल्लाह की कुदरत है, हम उसमें हमें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर इंसान के लिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि ये काम बुरा है और ये अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, मेहनत में अजमत होती है, काम सारे अल्लाह की अल्लाह ने जिसके लिए जहाँ पर जो रिस्क और जैसा उसके लिए लिखा है उसको वैसा ही मिलता है। मेरे घर में या मेरी फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं शोबिस की फील्ड में आऊँगी। मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि जैसे मेरे अंदर कुछ है। अब मेरे घर वालों को तो नहीं पता था। जैसे ही मुझे थोड़ा सा, मैं 10 साल की थी जब मैंने पहला सीरियल पीटीवी से किया था।
अच्छा जी। अच्छा, मैंने पहला किस प्रोड्यूसर के साथ किया था? मैंने किया था जी उनके साथ ताहिर हफीज साहब के साथ, लाहौर अच्छा, पीटीवी से। लाहौर पीटीवी से। बच्चों का एक सीरियल था, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे टीवी पे काम करने का शौक है। वो कहते नहीं तो नहीं, बचपन से आप एक्टिंग कर रही हैं? जी मुझे हम लोग पीटीवी गए, तो जाके वो एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेटा आप ये डायलॉग बोलो। तो वो क्या कहते हैं ना कि जब मांगो तो अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही दे देता है। तो वो मैंने जैसे ही मुंह से निकाला, तो उनको एक करैक्टर चाहिए था, एक बच्ची, तो मुझे उन्होंने कहा ये बोलो। मुझे अभी तक याद है कि वो एक डायलॉग था जो दूसरे बच्चे को नहीं आ रहा था, हिजरत पे हिजरत हिजरत, एक स्टोरी थी बच्चों की। अच्छा, वो आपने फौरन बोल दिया? क्योंकि मैं सुन रही थी ना उसको। हाँ। तो वो मैं पिक कर रही थी उसको कि ये इसको नहीं आ रहा, मुझसे क्यों नहीं करवा रही, मुझसे करवाए ना। वो मेरी सिस्टर जो उनसे मिलने के लिए गई थी, कुछ काम था उनको। तो जब मैंने बोला तो वो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही, ये देखो ऐसे ही चाहिए था, बस ऐसे ही यही चाहिए था। हाँ। अब मैं कहूँ ऐसे ही चाहिए था क्या मतलब, फिर यही करेगा वो। अच्छा। उन्होंने कहा आप ऐसा करो बेटा, चेंज करके आओ, इनको ये वाला ये ड्रेस जो इसको दो, ये आप पहनो। मैंने कहा वाह वाह वाह। फिर मैंने वो किया, उसके बाद मैंने वो एक सीरियल किया, और उसके बाद बीच में गैप आ गया। फिर मैंने 1-2 एड्स किए, एक ब्रांड थे, मैं नाम नहीं ले सकती, तो वो मैंने ऐड किए। फिर उसके बाद साथ साथ पढ़ती रही, बीच में ऑन ऑफ काम करती। मैंने प्रॉपर कभी भी ये नहीं किया कि मेरा फोकस ही ये है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई और इन चीज़ों के साथ आपने काम कंटिन्यू किया? जी, मैंने मतलब इसके ऊपर फोकस नहीं रखा। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि प्रॉपर मुझे यही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं अपनी अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि संदल जो है ना बहुत अच्छी ड्राइविंग भी करती हैं, और ये कराची से लाहौर जाती हैं खुद ड्राइव करके। मैं हैरान हो गया सुन के, मैंने कहा मर्द भी जो है ना परेशान हो जाते हैं, और लाहौर इतना लंबा सफ़र, और ये बड़े आराम से कह रही हैं कि बस ये शो के बाद जो है ना मैं यहाँ से निकलूंगी और सुबह तक पहुँच जाऊंगी। डॉक्टर साहब कभी भी ना मेरा एक ईमान है, और हर इंसान का है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि कभी भी जब आप सफ़र पे निकलते हैं ना, तो सफ़र पे निकलने से पहले आप अपने अल्लाह से ये कहिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ये सफ़र मेरे लिए आसान करना, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करना। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं लाहौर से कराची कब पहुंच जाती। सफ़र जिस तरह पढ़ के हम निकलते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें सवारी को तस्खीर करने की हिम्मत दी है, तो अल्लाह ताला हमारे सफ़र को भी आसान फरमाए। मैं रास्ते में मैं इतना ज़्यादा स्टे नहीं करती हूँ, मतलब कहीं चाय पी ली या मतलब फ्रेश होने के लिए रुकती हूँ। नींद नहीं आती जब? नहीं, बिल्कुल ड्राइव नहीं। मैं कहती हूँ कि मुझे फील भी नहीं होता कि मैं ड्राइव कर रही हूँ। मुझे ऐसे, मैं रास्ते में पढ़ती जाती हूँ, मुझे ज़्यादा म्यूज़िक सुनने का वो नहीं होता। मुझे जो भी दुआएं आती होती हैं मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं अल्लाह का जिक्र करती रहती हूँ, और मैं अपने सुरूर में होती हूँ। वाह। मेरे साथ कोई बैठा है नहीं, मेरी बाजी साथ होती हैं, वो मुझे कहती रुक जाओ। अकेले ड्राइव किया आपने हाईवे पे? जी, मैं अकेली ड्राइव करती हूँ। अकेले भी कर मतलब कि साथ तो वो होती है ना, ड्राइव अच्छा, नहीं करती। ड्राइव आप ही कर रही होती। वो तो छोड़ ही देना ड्राइव का कि हाँ। वो कहें करना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकती हैं करने का। हाँ। मुझे कहती रोक लो गाड़ी, चाय पीनी है। मैं कहती हूँ अच्छा थोड़ी देर आगे 10 किलोमीटर जाएंगे ना, तो थोड़ा सा वो आपको 10 किलोमीटर करते करते सक्खर आ जाता है। सक्खर से आगे फिर मैं कहती हूँ अभी रुकी हूँ ना, आगे अब आपने मुझे नहीं कहना, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ है, चलो ठीक है हम रहीम यार खान रुक जाएंगे, वही भी नहीं मुल्तान जाके रुक ले खुदा का नाम। मैंने कहा नहीं, अब मेरी भी थोड़ी बस हाँ। मैं ज़रा बाहर निकल के राउंड कर लूँ। सही बात है, कार में बैठे बैठे तो बड़ी बात है। आप मतलब इतनी ये टफ चीज़ें कर लेती हैं, और वैसे आप इतनी नाजुक सी लगती हैं देखने में। वही बात फिर आ गई कि अल्लाह जब हिम्मत देता है तो फिर आपको कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अच्छा, फील्ड में मुश्किलात हुई जब शुरू में आई तो? स्टिल अभी तक चलती है। लोग कहते हैं संदल तुम्हारे पेट में क्यों नहीं बात वो होती कि आप छुपाते क्यों नहीं कोई बात। मैं कहती हूँ क्यों छुपाऊं, मुझे सच बोलने की आदत है। ये सच जो है ना हाँ। मेरे लिए बहुत परेशानियाँ भी क्रिएट करता है, मुझे बड़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, पर सच बोलना सच, आप एक सच बोलते हैं ना, आप 100 झूठ से बच जाते हैं। मैं अगर जैसे कह रही हूँ कि स्टिल हर इंसान को मैं ये कहूँ कि आज मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, मैंने जो करना था, जो भी अचीव करना था वो हो गया, नहीं, मैं जो करना चाहती हूँ वो स्टिल मुझे शायद लगता है कि नहीं। मैंने आपको बताया था शायद पहले भी ब्रेक में भी डॉक्टर साहब बताया कि मैंने कभी भी फोकस नहीं किया इस पे। मैं खुद ब खुद चीज़ें होती जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये काम है मैं ऐसे करूँ, ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता है मैं वो कर लेती हूँ, जो नहीं होता मैं चुप करके घर बैठ जाती हूँ।
बड़ी कनात पसंदी है आप में। वैसे मैं भागती नहीं। नाज़रीन ऐसी मॉडल बहुत कम देखी जिसमें इतनी कनात पसंदी हो। अगर हमारी तमाम खवातीन में इतनी कनात पसंदी आ जाए तो आप यकीन करें मर्दों की जो जिंदगी है ना वो आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। अब ये तो पता नहीं है कि आसान होती है कि शादी का क्या इरादा है आपकी? अल्लाह का हुक्म। इंशाल्लाह जैसे ही जो अल्लाह ने नसीब में। नहीं, अरेंज मैरिज या पसंद की शादी क्या प्रेफर करते हैं? पसंद की शादी वैसे मुझे आज तक यही नहीं समझ आई कि मैं शादी पसंद की करूंगी या अपनी पसंद की करूंगी या घर वालों की पसंद की करूंगी। आज तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई। नहीं, क्योंकि घर में बहुत बॉसी हैं आप या नहीं, मतलब आपका हुक्म चलता है या हर चीज मान लेती हैं आप? दोनों ही हैं। अच्छा। मेरा हुक्म इस सेंस में चलता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए या मैं जिद करती हूँ तो वो मेरी चीज़ें वो। लेकिन शादी के लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि कब अगले 1 साल में करेंगी, 2 साल में करेंगी? कल भी हो सकती। ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो सही लोग कहते हैं आपको ट्रक ड्राइवर्स का मतलब अभी ट्रक ड्राइवर इसलिए मुझे कहते रहते हैं, कहते तुझे थकती नहीं हो कि ड्राइव जिधर इधर से पता चलता है कहाँ हो? मैं इस्लामाबाद हूँ। अच्छा जी ठीक है। दूसरे दिन पर कहाँ हो? मैं कराची हूँ। कैसे गई इतनी जल्दी? मैं कहती यार उधर से निकली इधर पहुँच गई। कहते यार तुम तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब कहते यार। बचपन में हम देखते थे नाइट राइडर जो आती थी ना वो मतलब सीरीज आती थी, उसमें ये होता था ऑटो पे डाल के नाज़रीन वो छोड़ देता था, कार खुद ब खुद पहुंच जाती थी। तो क्या ऐसा तो नहीं? हाँ, आपने भी कोई ऐसी ऑटो गाड़ी? नहीं, मैंने एक वो कहते हैं ना काफी जगहों पे लोग आजकल जिक्र भी करते हैं फलां के पास वो मौकल हैं, उसके मौकल ही होते हैं। हाँ मौकल होते हैं जी। कि उसने उसके जरिए ये कर ली। मैंने भी 1-2 रखे हैं, इसको कहती चल भाई ड्राइव कर, मैं सॉरी। ऐसा क्या बस शादी का भी। अच्छा, हेल्थ को किस तरह मेंटेन करती हैं? जो मिले खा लें। वाह। कभी ये नहीं कहें कि ये चीज से मुझे ये मेरे साथ ये होगा, ये मेरे साथ। हाँ वैसे ये है, एक बात बताओ नाज़रीन, जो जितना कॉन्शियस रहता है ना हर चीज के लिए उतना ही बढ़ता है। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो उतना ही फंसता है। आप जितने कैजुअल रहेंगे ना उतना ज्यादा, और जितने मतलब इन चीज़ों में पढ़ के सोचना नहीं चाहिए कि ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की। इसी बात के ऊपर एक ब्रेक बनता है। जी बिल्कुल, क्या बात है। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल संदल। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे मुख्तलिफ बातें हो रही थी, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, ड्राइविंग के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। और अभी हमें एक बहुत अच्छी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक़ मेडिकल की फील्ड से है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अरसे से बैरून मुल्क प्रैक्टिस करती रही हैं, यानी यूके में इनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस रही है। अभी रिसेंटली शी इज़ मूव टू पाकिस्तान और यहाँ पे ये साउथ सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं और ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रसूल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर फौजिया, पहले तो ये बताएं कि अब मेरे ख्याल में बहुत कम अरसे से आप पाकिस्तान आई हैं। उससे पहले आपकी सारी जो स्पेशलाइजेशन है वो सारी यूके में होती रही है? जी जी बुलंद, बिल्कुल। मैंने 1999 में लियाकत मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की एंड आफ्टर 2 years ऑफ माई MBBS आई मूव टू UK फॉर माई फर्दर ट्रेनिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। And for the last 15 years, I was working in UK as a consultant gynecologist. माशाल्लाह। Then I thought कि मुझे अपने कंट्री को पे बैक करना है। And सही बात है, अपने मुल्क को पे बैक वापस लौटाना होता है ना। Sure. Then I have recently moved. I just only 2 months ago. मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ अक्टूबर में। And I have joined South City with Dr. Sadia Rizvi and I'm just working there for the last 2 months. अच्छा, बाहर रहते रहते इंसान को उर्दू बोलने में मुश्किल नहीं हो जाती? क्योंकि एक्चुअली यू आर राइट। एक्चुअली आप जब इतने साल काम करते हैं, स्पेशली दी टर्म्स विच वी यूज, यू नो, उसके लिए अपनी लैंग्वेज में उनको बोलना
काफ़ी टफ है और डिफ़िकल्ट है, बट यू नो विद द पेशेंट्स इस यू गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन जब आप अपने पेशेंट से बात करते हो उनकी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में. इट्स रियली अ नाइस एक्सपीरियंस. मैंने इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी काम नहीं किया. इससे पहले कभी काम नहीं कभी किया? भी नहीं. आफ्टर MBBS आई मूव बैक एंड देन नाउ रिसेंटली आई हैव जॉइंड यू नो साउथ सिटी एंड बैक टू पाकिस्तान. कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में काम करना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू नो, बिकॉज पीपल कम, यू नो, एंड वहाँ पर रहकर यूके में एक चीज़ मैंने बहुत सीखी है कि पेशेंट्स काउंसलिंग, उनकी आधी बीमारी आपकी बातों से, उनकी काउंसलिंग करने से ख़त्म होती है. एंड दिस इज़ अ थिंग विच आई थिंक वी शुड इम्प्रूव हेयर एज वेल, यू नो. यानी पेशेंट से बात करके उनके मसाइल सुन के और उनकी काउंसलिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. काउंसलिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है. इट डज़ नॉट ओनली गिव सेटिस्फेक्शन टू पेशेंट्स, लेकिन आपको भी होती है कि यू आर ट्रीटिंग योर ओन and they are happy with your attitude, with your management. So yeah, so far I'm really happy. यहाँ साउथ सिटी का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? Especially I'm very lucky to join such a nice institute where everything is following the rules. अच्छा. Malpractice नहीं होती हमारे पास. So that is the main thing which I always wanted to work in a unit, you know. तो and उनका हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का बिहेवियर काफ़ी पॉश इलाके में है, तो एक अच्छी इन्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हैं. एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम पोस्ट लोकेलिटी एंड एनवायरनमेंट, द सबसे जो अच्छी बात यहाँ पर है वो है कि हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं. पेशेंट की मैनेजमेंट सिर्फ रूल्स के तहत होती है, मेल प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर. एंड दैट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन कि व्हेन आई हैव मूव्ड, मैं वही ट्रीट कर रही हूँ, वही मेरी मैनेजमेंट है जो मैं वहाँ करती थी. सेम ही है. अच्छा संदल, आप बताएं कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के पास जाना, वो डर लगता है डॉक्टर से, या नहीं डरती, या जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी? डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर फौजिया के मुंह से ये सुनकर के उनको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान में आके वर्क करना है. ये बहुत पाकिस्तानी एक जो हैं वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं ना, वो अपने मुल्क के लिए ही सोचते हैं. सभी सोचते होंगे, ख़ास करके मैंने जो नोटिस किया है वो पाकिस्तानी जो है ना, वो जहाँ भी जाते हैं, जो उधर से सीखते हैं, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि मैं वापस जाके मैं अपने कंट्री में जाके मैं ये चीज़ बताऊँ, ये रूल्स बताऊँ, जो भी चीज़ें हैं, और अपनों के लिए कुछ अच्छा करूँ. ये सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है. रही बात डॉक्टर के पास जाने की, सबसे ज़्यादा मुझे इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है. वो सोच घर से मुझे कुछ नहीं भी होता ना, जब मुझे ये पता चलता है कि मुझे जाके इंजेक्शन वो हो जाता है. अच्छा जी बिल्कुल. डॉक्टर आप गए हो? जाहिर है, फिर जब जाती हूँ तो वो कहते हैं कि पहले क्या था. मैंने कहा पहले बस यहाँ पे पेन हो रही थी, तो हार्ट बीट क्यों हुई, ये चीज़ क्यों. मैंने कहा सोच कर वो जैसे काउंसलिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, आप बहुत रूटली बात करते हैं आपके साथ, कि मतलब आपको कुछ नहीं भी है तो आप फील करोगे कि मुझे ये है. अभी जब आप अच्छे तरीके से बात करोगे, आप उनको बताओगे कि ऐसे नहीं ऐसे है, अगर चलें जी आपको ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी. अब ये तो नहीं कहते ना बस ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए. अच्छी तरीके से अगर बात की जाएगी और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा तो बीमारियां भी बेहतर हो जाती हैं. डॉक्टर फौजिया, आप बताइएगा कि एक नॉर्मल जो फीमेल होती हैं उसकी नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी किस तरह से इंसान को अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसी ख़वातीन जो कि हो सकता है मुस्तक़बिल में माएँ भी बनने जा रही हूँ, शादियाँ होने वाली हूँ, तो किस तरीके की डाइट रखनी. हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्किनी हो जाती हैं लड़कियाँ डाइट कॉन्शियस होने के चक्कर में, या इतना वेट बढ़ा लेती हैं अच्छी खुराक के चक्कर में कि फिर वो ओबेसिटी जो है ना वो ख़ुद एक बीमारी बन जाती है. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरे पाकिस्तान जब मैं आई और जब मैंने पेशेंट्स को देखना शुरू किया कि जो ऑब्स्टेटिक्स में हमारे पास आते हैं, तो यही है कि जब हम लोग यूके में रहते हैं तो वहाँ पे प्री प्रेगनेंसी मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है हमारा. वहाँ पे सिस्टम अलग है, वहाँ पे हमारा प्राइमरी केयर सिस्टम अलग है, हम लोग टर्शरी यूनिट्स में काम करते हैं, हमारा सिस्टम अलग है. तो यहाँ पर एक डॉक्टर को, ऑब्स्टेटिशियन को ही हर चीज़ बतानी पड़ती है, डाइट भी, उनकी हर चीज़. तो मैं जो एडवाइस करूँगी कि जो भी पेशेंट्स या जो भी फीमेल्स हमारी आइदर दे आर प्लानिंग टू गेट प्रेगनेंट, या उनका फ्यूचर में है कि मैं 1 साल में या नेक्स्ट मंथ या 2 में शादी होने वाली है, तो उनके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. पहली तो उनकी फिज़िकल हेल्थ,
फिजिकल हेल्थ में उनका ऑप्टिमम वेट होना चाहिए, बहुत अंडरवेट भी नहीं और ओबीस ओवरवेट भी नहीं। अंडरवेट में हम लोग उनकी हाइट और वेट को एक साथ कैलकुलेट करके उनका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। एंड नाउ एवरीवन शुड नो दैट व्हाट इज देयर हाइट, BMI। सो द BMI ideally should be more than 19 and it should be less than 25. अच्छा। 25 से उनका BMI अगर आगे गया then they are overweight, 30 से आगे गया then they are obese। अच्छा। ऑप्टिमम वेट उनको रखना है अपना। उसके साथ साथ जो भी फीमेल्स दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट द नेक्स्ट few months, उनको एक टेबलेट फॉलिक एसिड की ज़रूर खानी चाहिए। अच्छा। फॉलिक एसिड उनके जो आने वाला बच्चा है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और उनके प्रॉब्लम्स को रोकता है। तो ये फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में few months before you get pregnant वो होना चाहिए। अच्छा, आजकल ख़वातीन कैल्शियम की कमी का भी बहुत शिकार है। हमारे यहाँ हमारी धूप बहुत अच्छी है लेकिन हम उसी को अवॉइड करते हैं, रंग काला ना हो जाए। तो हमारे लिए हमारी जो सनशाइन है दैट इज़ द एसेंशियल सोर्स फॉर आवर विटामिन डी। विटामिन डी ऑप्टिमम लेवल पे होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन एक तो टैबलेट कैल्शियम की खाने में कोई भी आने वाली प्रेगनेंसी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपकी डाइट एजुकेट है जिसमें मिल्क भी है, प्रोटीन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एग्स हैं, चिकन है, फिश है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एक मुनासिब क्वांटिटी में फ्रूट्स हैं, नॉट ओवर, बिकॉज फ्रूट्स में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए एक ऑप्टिमम लेवल पर। तो उन फीमेल्स को कैल्शियम की इतनी नीड नहीं होती। अच्छा, एक डॉक्टर फौजिया, हमारी सोसाइटी में ना ये कहा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए। एक अजीबी मिथ, एक अजीबी कॉन्सेप्ट है। हम लड़के को जो है ना वो सबसे पहले हर चीज़ देंगे कि ये जो मीट है या ये चीज़ गलत है हमारी सोसाइटी, ये लड़के को खिला दे। दूध भी अगर पिलाया जाएगा तो वो लड़के को दिया जाएगा कि 1 गिलास दूध सुबह पियो, एक रात में सोते वक्त दिया जाएगा। लड़कियों को इस तरह की केयर नहीं कराई जाती। नहीं, ये है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम अल्लाह ने रखा है कि उतनी ही क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए जितनी आपको नीड है। तो सो इफ़ यू हैव गॉट अ बैलेंस डाइट तो जितना एब्जॉर्ब होगा उसमें आपका वेट भी ऑप्टिमम रहेगा। अगर आप ओवर ईट करते हैं या पेरेंट्स ओवर ईट कराते हैं बच्चों को, देन दे बिकम ओबीस। वो ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ उनमें हो जाती है। अच्छा। तो अगर उनकी डाइट एक बैलेंस डाइट है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन्स की है और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मिनिमल क्वांटिटी है, तो उन बच्चे और बच्चियों में ओबेसिटी बहुत कम होती है। जंक फूड बंद कर दें। जंक फूड बंद कर देना। जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों की आप जंक फूड्स बंद कर दें। खासतौर पे बन में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिजी ड्रिंक्स में शुगर है, ये आप चीज़ें बच्चों की बंद कर दें। फ्राइड चीज़ें बंद कर दें तो उनसे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा एंड यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफ। सादी ग़िज़ा जो घर की ग़िज़ा होती है वो दैट इज़ द बेस्ट अच्छी चीज़ है। दैट्स द बेस्ट थिंग। आज के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। आज तो फ्रेंच फ्राइज के बगैर तो रह ही नहीं सकते, बात ही नहीं करते। मम्मा ये क्या बना है? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, और उसमें ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नथिंग एल्स इसमें। तो जब हम अभी कह रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ के साथ एक चीज़ हम जो यहाँ पे अपने कल्चर में जो मिस करते हैं वो है साइकोलॉजिकल हेल्थ। बिल्कुल सही कह रही हैं। नफ्सियाती सेहत आपकी सही नहीं होगी, आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब रहेंगे और हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल संदल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रसूल। और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे
कि किस तरह से एक इंसान अपनी सेहत को मेंटेन कर सकता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फौजिया बता रही थी कि एक जो साइकेट्रिक हेल्थ होती है ना, यानी मेंटल हेल्थ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये हमारी जो ट्रांसमिशन है ये डे फ्रेश के तावन से पेश की जाती है, जिनका ये लैक्टोस फ्री मिल्क जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल है, साथ साथ फ्लेवर्ड मिल्क्स भी अवेलेबल हैं। हम फ्लेवर्ड मिल्क्स को मिला के कुछ शेक बनाते हैं और अपने मेहमानों को पेश करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मैं जाऊं अपने किचन सेगमेंट में, यानी अपने किचन में, और आज जो हम शेक बना रहे हैं नाज़रीन वो है स्ट्रॉबेरी बनाना शेक। और ये जो स्ट्रॉबेरी बनाना शेक है इसमें आपको एक स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर आएगा, साथ साथ चूँकि बनाना यूज़ किए जाएंगे इसमें, तो इसलिए बनाना का जो एक टेस्ट होता है या टेक्सचर होता है वो भी आपको मिलेगा। जो चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं, सबसे पहले आपको मैं वो बता दूं कि हमें सबसे पहले तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क चाहिए होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे फ्रेश बनाना, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी फ्रेश क्रीम, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद शुगर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको शौक़ है कि आप थोड़ा ज़्यादा स्वीट चीज़ें पसंद करते हैं। साथ साथ आइस क्यूब्स, और हम टॉपिंग के लिए चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी सी हो जाए। अच्छा सदल, आपसे मैं कहूँगा आप मेरे साथ आ जाएँ ज़रा, क्योंकि वैसे तो खैर डॉक्टर फौजिया आप कुकिंग में कैसी हैं? नॉट गुड। अच्छा चलें आ जाइए संदल। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में डॉक्टर फौजिया काम करने वाले लोगों को टाइम नहीं मिलता कुकिंग का, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ कुकिंग। अब पाकिस्तान का थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में कुकिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा संदल, आप कैसी कुकिंग करती हैं? थोड़ा सा इन हो जाएगा। इतनी अच्छी करती हूँ कि अगर कोई खाने लगे तो छोड़ दे। एक दफा खाने के बाद कोई दोबारा हिम्मत नहीं कर बहुत अच्छा। क्या क्या बना लेती हैं? मुझे सबसे अच्छा जो मैं बनाती हूँ, मुझे पराठा बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा, फिर मैं तवा वगैरह लगाऊं यहाँ पे कुछ, हम अच्छा मतलब कह के फंसने वाली बात है। मतलब कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मैं फंसूंगी, सोच समझ के बात नहीं, अगर आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले। ऐसी कोई जरूरत है, हमारे शो में खास बात यही है कि आप जो चाहें बोल सकते हैं। जी मुझे पराठा बनाना आता है। पराठा बनाना आता है बहुत अच्छा, और भी बहुत कुछ आता है, मतलब ट्राई करती रहती हूँ। जो सही बन जाए तो वो बाद में कहती वही बेस्ट होता है कि ये देखा ना, ये मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता। चलिए अच्छा, अब अच्छा डॉक्टर फौजी बताइएगा कि बनाना में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो इसमें ख़ास तौर पे पोटेशियम की बहुत मिकदार पाई जाती है। बनाना आपकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों में ये कंसेप्ट होता है कि अगर हम बनाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। एक्चुअली इट हेल्प्स इन लूजिंग योर वेट। अच्छा, वो कैसे? बनाना में आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर जनरल पॉपुलेशन के लिए एक जो मैसेज है कि आप जिस चीज़ को भी, फ्रूट को या किसी चीज़ को काट के अगर आप बाहर रखें, अगर वो ब्लैक हो जाती है या ब्राउन हो जाती है, दैट इज़ रिच इन आयरन। रिच इन आयरन, जैसे सेब हैं, सेब को आप काट के रख दें, मैंगो को काट के रख दें, बनाना को आप पील करके रखें तो वो भी काटे भी ना तो काला, ब्राउन और काला, उन सब में आयरन है। यानी रस्टिंग शुरू हो जाती है। जिस तरह लोहे पे जंग लगता है उस तरह आयरन की वजह से जब ये एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो जो भी चीज़ बाहर रखकर काली हो जाए, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। उसके साथ साथ बनाना में कैल्शियम भी है, लेकिन पोटेशियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी है, so that helps in increasing your immunity। बीमारियों से बचाव के लिए भी ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बनाना के साथ आपको एग्स नहीं खाने चाहिए, ये क्या है? ये सिर्फ एक जो बातें हैं, मिथ्स हैं, कि कोई भी आपस में रियलिटी कोई भी कनेक्शन नहीं है। एग इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन्स। नहीं, बनाना के साथ नहीं, कोई भी इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं, कोई मेल जोल नहीं। अच्छा, अब हम ये स्टार्ट करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम इसमें जो है ना ये बनाना जो है ये पील ऑफ करके हम इसमें ऐड करेंगे। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप कोई भी चीज़ पील ऑफ करके डाल रहे हैं तो हैंड्स इसमें आपके टच ना हो, ठीक है? नहीं, देखिए मैंने पील कर लिया और पील करके इसको ऐसे ही उसके साथ आपने इसको जग में इन कर दिया। लेकिन बिल्कुल अगर आप चाहेंगे, ये सबसे ज़्यादा हाइजेनिक फ्रूट भी है कि आप इसे पील ऑफ करके डायरेक्टली विदाउट टचिंग आप इसे खा सकते हैं। तो जिस चीज़ में भी ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते
उस चीज़ में जरासीम नहीं लगते। बिल्कुल, ये जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि देखिए ऐसे ही करें, प्लीज़ वैसा किया भी करें। बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हैं। ऐसा होता है कि अगर अच्छा ठीक है ये ऐसे नहीं, ऐसे हैंड वॉश नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई, इसको ये। तो सब आप जितने प्यारे तरीके से बता रहे, प्लीज़ ये थोड़ा देखा करें, ये समझा करें कि ये आप लोगों के लिए ही बताते हैं। ये कोई हम फैशन के लिए, ये कोई फैशन नहीं है, यहाँ कोई स्टाइल। वैसे आज आप भी बनाना के कलर का ड्रेस पहन के आई हैं। ये देखिए, जी 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 और ये देखिए आपकी बहुत सारी थीम जो है मेरे ड्रेस के साथ मिल रही है। जी जी जी। आपने मेरी कॉपी की है, मैंने आपकी। अच्छा, ये हमने इसमें जो है ना तकरीबन 4 के करीब बनाना हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी चाह रहे हैं तो फिर पूरे 6 बनाना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 वैसे इसको थोड़ा सा अगर शेक कर लेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी जो मिल्क है, ये ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स इसमें हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ये 3 जो फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं हम ये इसमें ऐड करेंगे, और ये डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आपको डॉक्टर फौजिया कौन सा फ्लेवर, यानी वैसे कौन सा फ्रूट पसंद है या फ्लेवर पसंद है? हमें तो यहाँ स्ट्रॉबेरी कम खाने को मिलती है, लेकिन आपके वहाँ तो बहुत ज़्यादा, यूके में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्लेवर्ड मिल्क, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। स्ट्रॉबेरी और जो बनाना मिल्क सेपरेट, हाँ हाँ, आई रियली लाइक देयर टेस्ट। अच्छा, वो फिर स्ट्रॉबेरी वैसे भी जो है ना इसका अरोमा, वहाँ पर हम लोग रहकर जो है ना मैंगो के लिए हमारी क्रेविंग होती है कि वी नीड मैंगोज। मैंगोज तो पाकिस्तान। अच्छा, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमने इसके अंदर बनाना ऐड कर लिए हैं, मिल्क ऐड कर लिया है, और अब हम इसमें फ्रेश क्रीम जो है ना ये ऐड करना चाह रहे हैं। फ्रेश क्रीम से थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने इसमें ऐड किया फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आप चाहें तो बहुत ज़रा सा 1 या 2 स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बनाना ऐड होगा तो ये, क्यों क्रीम भी आपने ऐड किया, ये इसमें ऐड हो गया। उसके बाद आप ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद इसको हम शेक करेंगे। फिर तकरीबन ये आपका रेडी हो जाएगा, सिर्फ इसकी टॉपिंग रह जाएगी। अब डिपेंड करता है आप किस टेम्परेचर पे इसको ले जाना चाह रहे हो शेक को। अगर नॉर्मल लाइट कोल्ड रखना है तो फिर आप इससे बहुत ज़्यादा आइस यूज़ नहीं करेंगे, और इट डिपेंड्स कि आपकी क्या वो है। अच्छा, ये हमने तकरीबन ये तैयार कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, और आप चाहें तो एक दफ़ा इसको रोक के दोबारा तो ब्लेंड कर लें, मतलब उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं कि दोबारा फिर ये आपका जो बहुत ज़बरदस्त सा शेक है, ये आप देख सकते हैं। बस देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आप फिर चख के भी बताइएगा कि ये है कैसा। चखना क्या, पूरा ख़त्म करके आपको बताएंगे। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, लेकिन ये कि स्टिल एक ये है, और ख़ास तौर पे बनाना और स्ट्रॉबेरी दोनों टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से अगर आप योगर्ट यूज़ करेंगे तो ये स्मूदी बन जाएगी। यस, क्रीम की जगह अगर चाहें तो योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद टॉपिंग के लिए स्लाइड एक इसमें टच देने के लिए, ये देखें ये रेडी है। अच्छा, ये संदल डॉक्टर फौजिया के लिए यमी यमी स्ट्रॉबेरी मिल्क एंड बनाना शेक रेडी। थैंक यू। ये आपके लिए। मैं तो बस देख रही हूँ कितने खूबसूरत कलर इसमें आया है। वाओ डॉक्टर साहब, ज़रा सा टेस्ट भी करके बताइएगा कि ये कैसा है, बिकॉज आप जाहिर सी बात है इतने दिन बाहर रही हैं, और स्ट्रॉबेरी तो वहाँ बहुत कॉमन है। वेरी नाइस टेस्ट। अच्छा, आप बताएं संदल कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट है। डरते डरते आप पी रही हैं, लेकिन मज़ेदार है। really? चले जी, बहुत तो इसका मतलब है कि पास है। चले नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रसूल और मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल संदल। और डॉक्टर साहिबा से ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत होती रही। इसके अलावा हमने बहुत अच्छे से ये शेक जो है ना ये एंजॉय कर रहे हैं। अब कैसा बना है ये तो डॉक्टर साहिबा ने थोड़ा सा आप टेस्ट कर लिया है तो बताएंगी कि इज इट ओके? बहुत अच्छा टेस्ट है एंड इट्स जस्ट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो इट्स रियली गुड। अच्छा, आपको भी संदल पसंद आया? डॉक्टर साहब अभी शुक्र करें कि अभी किसी बच्चों को नहीं पता, बच्चे पार्टी को पता चल गया ना कि तो आप इतना अच्छा शेक बनाते हैं, तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे। हर टाइम यही होगा कि जी आप शेक बना रहे हैं और बच्चे पार्टी आपके पीछे पीछे, ये हाल हो जाएगा। ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? मिल्क में सबसे जो मेजर सोर्स है वो तो है कैल्शियम का। मिल्क इज़ वेरी गुड, इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स। तो ये आपके बोन्स के लिए स्पेशली द अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी में एंड बिफोर प्रेगनेंसी मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप में एक स्ट्रेंथ लाता है कि टू जस्ट हैव अ चाइल्ड। और इसके अलावा इसमें वाटर की क्वांटिटी है। हम लोगों में से बहुत हैं जो कि प्लेन पानी पसंद नहीं करते। अच्छा, तो इट विल गिव यू गुड हाइड्रेशन। एक कंप्लीट फूड है, यानी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक कंप्लीट फूड है। अच्छा, इसके साथ साथ आप अगर आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लें, योगर्ट फॉर्म में लें, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा अच्छा, रिच सोर्स ऑफ बाय प्रोटीन्स, फ्लेवरिंग में लें, रिच सोर्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। सो यू कैन टेक मिल्क इन डिफरेंट फॉर्म्स। मुख्तलिफ फॉर्म्स में ले सकते हैं। फॉर्म्स में आप ले लें, जो कि हर चीज़ आपके लिए अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारी जो ख़वातीन है ख़ासतौर पर पाकिस्तान की, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग़िज़ाइयत की कमी का क्यों शिकार हो जाती हैं? एक तो ये लोगों के समझ में नहीं आता, या तो ऐसी ख़वातीन हैं जो बिल्कुल ही नहीं खाती जिसकी वजह से उनमें खून की भी कमी हो जाती है, सेहत भी ख़राब हो जाती है, या फिर ऐसी ख़वातीन हैं जो इतना खाती हैं वो समझती हैं जो चीज़ वो खा रही है वो बच्चे को जा रहा है सीधे। श्योर, जो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं जिनको ऑप्टिमम लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी से पहले। उसमें एक जो मैंने कहा कि आप लोग फोलिक एसिड लें, अपना वेट मेंटेन रखें, ना अंडर वेट हो ना ओवर वेट हो, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार ना हो, आयरन लेवल्स आपकी पूरी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड। वो एक सेहत, या अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, इफ़ यू आर डायबिटिक है, एपिलेप्सी है, हाइपरटेंशन है, उनको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रेगनेंसी से पहले इन चीज़ों का अपनी लेवल पे रहना कितना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप कोई ड्रग्स खा रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रिव्यू करवाएं कि नाउ आई एम ट्राइंग फॉर अ बेबी, कि ये ड्रग्स मेरे लिए सही हैं जब मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, या मैं उनको अभी से बंद कर दूँ। बात जब होता है कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स जो आपकी होता है, जिसमें आपका बेबी बन रहा होता है, उसकी स्ट्रक्चरल, उसके क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग इज बीइंग मेड, उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट प्रॉब्लम्स करवाती हैं बेबी के ऑर्गन्स। इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं और दूसरी ड्रग्स भी हैं, साइकियाट्रिक मेडिसिन बहुत सारी, इसमें मेनली पेन किलर्स भी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सारी पेन किलर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खानी, बिल्कुल भी, दे आर कंट्राइंडिकेटेड। अच्छा, नॉर्मली जो आपकी पैरासिटामोल है, इज इट सेफ? सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल है जिसकी सेफ्टी है, जो कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा और जो पेन किलर्स हैं मेनली जिसमें हम लोग बहुत कॉमनली खाते हैं, ब्रूफेन है, वोल्ट्रॉल, यानी कि अच्छा ये सारी ये प्रेगनेंसी में आपको नहीं खानी। बहुत सारे आजकल हम लोग लेते हैं मल्टीविटामिन, जिसमें विटामिन ए बहुत होता है जो कि नहीं होना चाहिए आप में। अच्छा, विटामिन ए आपकी प्रेगनेंसी में, व्हेन यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, पेशेंट एक्नी के लिए लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, बहुत सारे इस तरह। तो रेटिनॉल या रेटिनॉल जो है, बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट एटलीस्ट यू टेल योर डॉक्टर मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, आई माइट बी। कितने अरसे पहले छोड़ना पड़ता है? आइडियली तो हमारे यहाँ ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड हैं, तो पता नहीं होता कि आप आइदर यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट नेक्स्ट मंथ और मंथ आफ्टर, तो आइडियली तो 1 महीना, लेकिन ऑन द सेफ साइड 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बिफोर यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, आप अपने कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट करें कि नाउ आई एम ट्राइंग, आप वो सारी मेडिकेशंस बंद कर दें और उनका अल्टरनेट लें जो कि सेफ़ है प्रेगनेंसी में। अच्छा, ठीक है। और जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारी पेशेंट्स एनीमिया का शिकार हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत
लेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास। एज सून एज आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, चाहे आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो या आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया हो, अगर उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो यू कंसल्ट ऑब्स्टेट्रिशियन। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स आती हैं, मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं, ये किस हद तक एक्यूरेट होते हैं? बहुत से लोग इसको समझते हैं कि बहुत एक्यूरेट है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि उसमें नेगेटिव टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली कभी कभी जो है ना वो कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर यही होता है कि वो लापरवाही हो जाती है उस दौरान जब बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। During pregnancy tests are very cheap but very reliable. They are very reliable. Obviously blood test accurate होते हैं, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी बहुत रिलायबल हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ब्लड टेस्ट भी कराया जा सकता है लेबोरेटरी से। नॉट ऑलवेज। तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो रहे हैं कि नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, तो अगर और फिर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है, देन गो फॉर द ब्लड टेस्ट। लेकिन अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप 7 to 8 वीक्स फर्स्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप किसी ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। एंड एट द फर्स्ट विजिट हम आप लोगों की हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, आपका ब्लड ग्रुप चेक होता है, उसमें आपकी यूरिन चेक होता है और कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ की स्क्रीनिंग भी होती है, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट भी होता है। उसमें अगर आप एनीमिक हैं वी विल स्टार्ट यू ऑन आयरन स्ट्रेट अवे। अच्छा, तो इसलिए जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है एक विजिट आप ज़रूर करें ताकि आपको कंफर्म हो कि आप एनीमिक नहीं हैं या आप में कोई और इलनेस नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपकी ब्लड शुगर्स चेक होती हैं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनीमिया है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर। जी संदल, आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आजकल जैसे चिकन है, क्या आपको क्या लगता है कि ये बच्चियों को ये चिकन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अंदर जैसे हमने पहले भी बात की कि हर चीज़ की एक लिमिट है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे यू विल बिकम ओबीस, और ओबेसिटी इस वक्त इज़ अ मेजर इशू वर्ल्ड वाइड, हमारे पास भी है। या तो बिल्कुल ही मेल नरिश्ड हैं या ओबीस हैं। सो इफ़ यू आर ईटिंग चिकन इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी वो भी आपको ओबीस करवाता है, चाहे वो बच्चियाँ हों चाहे वो बच्चे हों। नहीं, मैं कुछ और उसमें वो नहीं कहना चाह रही, तो मैं इसलिए ये पूछ रही थी क्योंकि हम बात है इस टॉपिक मतलब ये आजकल की जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं जो कि फार्मी फीड पे पली हुई, देखिए एक तो देसी मुर्गियाँ हैं जो कि अपना खुद दाना दुनका खा के जो बड़ी होती हैं, एक है फार्मी मुर्गियाँ जिनको इंजेक्शंस लगा के हार्मोन्स लगा के 6 हफ्ते में उनको इस काबिल किया जाता है कि वो 1.5 से 2 किलो की मुर्गी हो जाती है, जो आजकल खाई जा रही है, जो कि ज़्यादातर जिसमें केमिकल फीड दी जाती है, हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें अब खाली लड़कियों के लिए नहीं, नॉर्मली सबके लिए ये कितनी नुकसानदेह? नॉर्मली जो भी चीज़ ऑर्गेनिक वे पे तैयार हुई हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, दे आर हेल्दी। अच्छा, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बॉयलर में और प्योर चिकन में, तो प्योर चिकन इज़ ऑलवेज हेल्दी। अच्छा, इसी तरह ये भी फ़र्क पड़ता है कि जो हमारे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो खुला दूध मार्केट में मिलता है, ये प्रोटीन्स भी यूज़ कराते हैं गाय को, ये मुख्तलिफ और दूसरी चीज़ें भी इंजेक्शंस लगा के यानी दूध की ईल्ड बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो ये भी नुकसानदेह होता है। एज़ फार एज आपका मिल्क जो आपके पास आ रहा है उसमें और मिलावट नहीं है, दैट इज़ सेफ। अच्छा, नहीं, लेकिन हार्मोन्स लगा के जो ईल्ड बढ़ाते हैं उसमें सिर्फ आपकी मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन मिल्क का जो न्यूट्रिएंट है और जो कंटेंट है वो वही रहते हैं। अच्छा, ये भी के मिल्क के निकालने के बाद वो कुछ मिक्स करवा रहे हैं, दैट इज अनदर इशू, क्योंकि हमें खुला दूध तो साफ मिलता ही नहीं ना। एक तो हमें ये भी तो मसला है या तो फार्म पे लाकर खुला दूध जो है ना वो वैसे भी जरासीम उसमें और भी होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है बगैर उबाले दूध का पीना, या उबाल भी लें तो पेस्चराइजेशन तो नहीं हो पाती उस तरीके से। तो इसलिए आप क्या समझती हैं, क्या यानी जो प्रॉपरली पेस्चराइज या UHT मिल्क बॉटल्ड है या कैन में, वो बेहतर है या खुला दूध बेहतर है? एक क्लीन मिल्क, पैक्ड मिल्क आता है एंड अगर वो अप्रूव्ड सेफ है देन इट्स फाइन। वो उस खुले दूध के मुकाबले में बेहतर है जो कि अनहाइजेनिक है और उसमें आपको 80% से ज़्यादा शक है कि उसमें मिलावट है।
बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर बेहतर है, अप्रूव्ड है, तो फिर दैट इज़ वेरी दैट इज़ गुड। दैट इज़ बेटर। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। व्यूअर्स वेलकम बैक, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल संदल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रसूल। और डॉक्टर साहिबा से ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कौन सी वो डाइट है जो इस्तेमाल करनी चाहिए, किन चीज़ों से अगर जो मेरी बहनें या जो लोग जो ख़वातीन ये शो देख रही हैं उनमें से अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो फिर ये बात याद रखें कि आपने बहुत सारी मेडिसिन बंद करनी होंगी अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद। हमेशा एक बात याद रखें कि आप प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट या प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं, प्रॉपर कंसल्टेंट लें। प्लान भी कर रहे हो तो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन से प्लान करें और उसके बाद जो जो चीज़ों से आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन रोक रही हैं उससे रुक जाएं। जो वो कहती हैं कि हाँ ये खा लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर फौजिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक चीज़ होती है जिन लोगों में लाइपेज एंजाइम नहीं होता, दूध में जो शुगर होती है लैक्टोज उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्या कंडीशन होती है वो? ये बहुत कॉमन कंडीशन है एंड इट वाज अनडायग्नोस्ड। काफ़ी सालों तक लोगों को पता ही नहीं था, वो कहते थे हम दूध पी नहीं सकते। सो एनीथिंग विच हैज़ गॉट लैक्टोज, जिस तरह प्योर मिल्क है, मिल्क से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उन लोगों को कॉन्स्टेंटली एब्डोमेन में पेन होता है, क्रैम्पी पेन होता है, कभी कभी लोगों को उसमें से डायरिया होती है। तो नाउ मेडिकल साइंस बहुत आगे है एंड इट हैज़ बीन डायग्नोस्ड कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ अ डिज़ीज़। लेकिन उसके अल्टरनेट भी हैं कि उन पेशेंट्स को लैक्टोज फ्री मिल्क पीना चाहिए। आइसक्रीम भी खाएं तो लैक्टोज फ्री मिल्क वाली आइसक्रीम। अच्छा। केक खा रहे हैं उसमें अगर मिल्क है दैट शुड बी लैक्टोज फ्री एज वेल। अच्छा। बिस्किट्स खा रहे हैं जिनमें मिल्क है वो भी लैक्टोज फ्री मिल्क होना चाहिए। अच्छा, बाहर के ममालिक में इजीली लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल होता है? बहुत इजी अवेलेबल है, पूरे उनके सुपरमार्केट्स में काउंटर्स अलग हैं हमारे, लैक्टो फ्री थिंग्स। अच्छा, एवरीथिंग इज लैक्टो फ्री। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में डे फ्रेश वाहिद कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है जो कि लैक्टोज फ्री मिल्क इसने ये रेंज मुतारिफ कराई है। लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं कितने फ़ीसद लोग ऐसे होंगे जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो कि लैक्टोज नहीं बर्दाश्त कर सकते? हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है हमारी कंट्री में, इसलिए कि यहाँ पर इतनी रिसर्च नहीं हुई है, इतना प्रैक्टिस का ऑडिट नहीं होता है कि कितने पेशेंट हम देखते हैं जिसमें। लेकिन वो सारे लोग जिन लाइफ में मिल्क हर लोग ने, सब लोगों ने पिया हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। जिन लोगों को लगे कि उनको मिल्क के पीने से उनको पेट में दर्द होता है, डायरिया होती है और पेट पर ब्लोटिंग होती है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बढ़ती कहते हैं कि पेट फूला हुआ लगता है, उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट 3 to 4 months लैक्टोज फ्री चीज़ें ट्राई करें। अच्छा। या तो कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं टू कंफर्म। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते और कंसल्ट नहीं करना चाहते, सो द बेस्ट वे इज़ अवॉइड मिल्क और मिल्क से बनी हुई सारी चीज़ें उनसे अवॉइड कर लें या लैक्टोज फ्री मिल्क लेना शुरू करें ताकि उनको आइडिया हो। वो अवॉइड करें और उसके साथ साथ लैक्टोज फ्री मिल्क लेना शुरू करें। इफ़ दे फील बेटर देन दे शुड अवॉइड द नॉर्मल मिल्क ऑलवेज। अच्छा 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 अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि यानी आप चूँकि साउथ सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं तो फीमेल्स के लिए क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं अपार्ट फ्रॉम यानी ये जो आपका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है या ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट है, क्या क्या सर्विसेज देता है? इन साउथ सिटी आई एम वर्किंग विद डॉक्टर सादिया रिजवी एंड हम ऑब्स्टेटिक्स और गायनी में हर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑब्स्टेटिक्स में पूरी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, उनकी सारी केयर होती है अनटिल दे जस्ट डिलीवर, उनकी सारी केयर होती है। पोस्टमार्टम पर भी उनकी सारी केयर हमारी हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है।
जिन लोगों को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो प्रेग्नेंट हुए हैं, उनकी भी सारी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग है। जो बीमारियां उनको हैं उन सब बीमारियों के कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, जिनसे हमारी टीम कंसल्ट करती है ताकि हम उनको ऑप्टिमम केयर दे सकें। बात यह है कि कोई भी जो भी चीज़ नॉर्मल रूटीन से हट के किसी की लाइफ में होती है ना, वो अलार्मिंग होती है। वो चीज़ देखनी चाहिए कि अगर ये नॉर्मल रूटीन से हट के, तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम। कोई मसला आपके सिस्टम के अंदर पैदा हो गया है जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ें हो रही हैं। फिर ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा संदल, मुझे ये बताएं कि वैसे अब आगे थोड़ी सी आपसे ही बात करेंगे, हमारा लास्ट चंक है जी। तो क्या मसरूफियात हैं, क्या आजकल हो रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है? जी आगे की इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है। 2019 स्टार्ट हो गया है, तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये 2019 सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और उनके सदके मेरे लिए भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो मेरे हक में बेहतर है अल्लाह वो करे, और जो मेरे लिए सही है मुझे वो रास्ता दिखाए। मुझे भागना नहीं है कि मैं भाग रही हूँ, मेरे भागने से बहुत कुछ मेरा पीछे जो है छूट जाता है। हम ये लोग तब्दीली आप में आई है, ये उम्रे के बाद आई है या पहले भी इतनी रिलीजियस थी और हर चीज़ में इसी तरह अल्लाह ताला पे भरोसा करके चलती? डॉक्टर साहब थी, शायद इतनी नहीं थी, आप 50% जो है थी, और बढ़ गई हैं पहले से और अभी तो इस कदर हो चुका है कि मुझे लगता है कि मैं एक सांस भी लेती हूँ तो उस पे भी मैं अल्लाह अकबर अल्लाह कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि अगला सांस आना है कि नहीं आना, इस कदर। तो मैं इसलिए अभी यही सोचती हूँ कि जो मेरा अल्लाह चाहेगा मेरे लिए वो ही बेहतर है। मैं अपने आप से कुछ प्लानिंग करती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो हम प्लानिंग समटाइम करते हैं वो नहीं होता, और आपकी लाइफ में वो हो जाता है जो आप नहीं सोचते, प्लान नहीं किया हुआ होता है, वो हो जाता है। तो वो जब क्योंकि सबसे बड़ा प्लानर जो है ना, वो पूरे कायनात के जो सबसे बड़ा प्लानर है ना, वो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है। बेशक, इसमें तो कोई शक और अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या प्लान किया है वही बेहतर होता है जो अल्लाह ताला आपके लिए, क्योंकि वो अपने बंदों के लिए गलत कर ही नहीं सकता। इंसान के लिए गलत कर सकता है, पर अल्लाह अपने बंदों के लिए कभी गलत नहीं करता। ये मुझे अब ज्यादा पता चला। पहले मैं बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी इंसानों पे, मैं कहती थी कि नहीं घर में फैमिली ये है, मैं कहती थी नहीं ये आप ऐसे करो ना, आप ऐसे करो। इंसान को मांगना भी अल्लाह से चाहिए और भरोसा भी अल्लाह पे करना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह से इंसान मांगे, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पहले हर बात पे जिद करती थी, ये ऐसे नहीं। जैसे ही मैं उम्रा करके आई, वापस आई हूँ, तो मैं हर बात ऐसे महसूस करती हूँ कि मैं अब इनको कहूँ नहीं, इनको नहीं, अल्लाह में ये ऐसे कहूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हर बात करनी ही अल्लाह से चाहिए। यानी डिपेंड करता है ना कि जब आप टोटल अल्लाह पे भरोसा करने लगते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चेंज हो। अच्छा डॉक्टर साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बात पे आपकी इस बात पे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि अल्लाह पे करना चाहिए। कमिंग बैक टू साउथ सिटी, हमारा IVF का यूनिट बहुत बड़ा है, एंड वी सी इनफर्टाइल, जो कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, कपल को एवरी डे वी सी like many, even in a month we see hundreds of them। तो जब वो आते हैं तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारे IVF का। लेकिन हम ये बात उनको ज़रूर कहते हैं कि हम डॉक्टर से देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हाँ। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक। सो कमिंग बैक टू द साउथ सिटी, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि बिल्कुल यकीन तो यही है कि हम डॉक्टर सिर्फ एक वे है अल्लाह की तरफ से कि वसीला है, लेकिन हाथ में किसी के भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी IVF वगैरह जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर एंड माइनर ट्रीटमेंट से लेकर फुल IVF, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, वी हैव गॉट अ फुल सर्विस। अच्छा, कंप्लीट सर्विस है हमारे पास, जिसमें मेल प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करना, फीमेल प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करना, वो सारा उसमें इंक्लूड है। कोई भी ऐसा कपल है जो कि जोड़ा ही समझ रहा है कि अब उससे मतलब इतना टाइम हो गया और बच्चा नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद, तो अगर शादी के 1 साल के बाद उनको बच्चा नहीं होता, दे मस्ट कम टू द डॉक्टर्स। ठीक है, उसका सक्सेस रेट कैसा है आपका? सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मोर देन 30% सक्सेस रेट है IVF का। अच्छा, हमारे यूनिट का, सो देयर इज अ वेरी हाई सक्सेस रेट। तो मींस यू नो एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, 1 साल में हो जाए बच्चा तो बेहतर, नहीं होता तो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ नाज़रीन से कहना चाहेंगी, कोई ऐसी बात जो व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि डू नॉट इग्नोर योरसेल्व्स। अच्छा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, अगर कोई गायनी इशू है तो उसको इग्नोर नहीं करें।
अच्छा, इस वक्त हमारे पास कैंसर रेट्स बहुत हाई हैं। इसके कैंसर्स के अलावा इनफर्टिलिटी बहुत हाई है। और एक दूसरा बात जिसको हमारा कल्चर हमेशा इग्नोर करता है कि फ़ीमेल के जो प्रोलेप्स के या जो उनके जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत इग्नोर किया जाता है सोसाइटी के एक कल्चर की वजह से, कल्चरल टैबू कह लें, लेकिन उसकी फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और अच्छा। उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो कोई भी गायनी इशू हो, ऑब्स्टेटिक इशू हो, तो उसको बजाय इग्नोर करने के टाइमली कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपके इसी चाहे आपको एट द एंड सिर्फ रीअश्योरेंस मिले, बिल्कुल, लेकिन इग्नोर नहीं करना आपके चाहिए। इसी पैगाम के साथ हम अपना प्रोग्राम जो है ना वो एंड करना चाहेंगे कि शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना रेत में मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना मसला जो है ना वो बयान करें, उसका हल ढूंढें और फिर जो है ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। संदल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इतने अरसे के बाद आप अब जब पाकिस्तान आई हैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों की जो मोहब्बतें हैं, जो खुलूस यहाँ मिलता है ना, वो आपको अच्छा लग रहा होगा और अब आप कंटिन्यू करेंगी। ज़रूर। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू फॉलो माय फादर्स ड्रीम। उनका एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे अपने कंट्री में सर्व करें, सो जस्ट फॉलोइंग माय पेरेंट्स ड्रीम्स। चलिए जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।